सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये जेके एसएसबी के जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिया डज नॉट अलाउ डबल सिटीजनशिप बिकॉज। इंडिया में डबल सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन किस वजह से? ऑप्शन ए, इट वायोलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी, इट डज नॉट compatible with the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ प्रोहिबिटेड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ दी एबो। ये सॉवरेनिटी जो है ना, खुद मुख्तारगी, उसको वायोलेट करता है, ठीक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेटेबल भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट है वो भी इसको प्रोहिबिट करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज। जो हमारे ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं उनको हम क्या कंसिडर करते हैं? ऑप्शन है, इंडियन सिटीजन्स, फॉरेन नेशनल्स, पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ओसीआई स्टेटस कैन बी रिवोक्ड इफ। ओसीआई जो स्टेटस है इसको रिवोक किया जाएगा अगर द पर्सन वायोलेट्स इंडियन लॉज। अगर कोई क्या करेगा, इंडिया के लॉज को वायोलेट करेगा। इफ़ द पर्सन वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, अगर कोई जो इंडिया है उसके इंटरेस्ट के खिलाफ बात करेगा। द पर्सन ऑब्टेन्ड ओ सी आई बाई फ्रॉड, अगर उसने ओ सी आई को फ्रॉड से मतलब लिया है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अगर वो वायोलेट करता है, अगर वो अगेंस्ट है, अगर वो फ्रॉड से ओसीआई सर्टिफिकेट जो है वो लेता है, तो वो क्या होगा, उसकी जो स्टेटस है ओसीआई का वो रिवोक किया जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ओसीआई स्टेट्स। ओसीआई स्टेट्स का कौन सा एक बेनिफिट नहीं है? ऑप्शन ए, लाइफ लॉन्ग वीज़ा फ्री ट्रैवल टू इंडिया, एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सेप्शन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद FRRO, ऑप्शन डी, प्रॉपर्टी एक्विजिशन एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस। ये एक मतलब बेनिफिट ओसीआई वालों को नहीं मिलता, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन्स जो होते हैं उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसीआई कार्ड होल्डर्स कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर स्टेइंग इन इंडिया फॉर। जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं ये सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनको पहले इंडिया में रहना है। तो कितने टाइम के लिए इनको पहले इंडिया में रहना है? ऑप्शन ए, 2 years, 5 years, 7 years, या फिर दे कैन नॉट अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि दे कैन नॉट अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द फॉरेनर्स एक्ट 1946 इज यूज टू। जो फॉरेनर्स एक्ट है 1946 का, ये किस लिए यूज़ होता है? ऑप्शन ए, डिटरमाइन सिटीजनशिप स्टेटस, डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स, या फिर ग्रांट सिटीजनशिप टू रिफ्यूजीज, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि डिपोर्ट करना इलीगल इमिग्रेंट्स को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इलीगल इमिग्रेंट्स इन इंडिया आर डिफाइंड एज इंडिविजुअल्स हु। मतलब वो कुछ करेंगे वो देखना है। इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि इंडिया में हैं उनको डिफाइन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए, हु इंटर्ड विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, हु आवर सिटे देयर वीज़ा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ ए एंड बी। उसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के वो इंडिया में इंटर करेगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द असम अकॉर्ड ऑफ 1985 प्राइमरीली एड्रेस्ड टू। जो असम अकॉर्ड है किसका? 1985 का। तो वो प्राइमरीली किसको एड्रेस करता है? ऑप्शन है सिटीजनशिप इशू इन असम, रिफ्यूजीज प्रॉब्लम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ ए एंड बी। वो सिटीजनशिप इश्यूज़ को लेकर डील करता है और जो रेफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसको भी लेकर डील करता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अथॉरिटी इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग इलीगल इमाइग्रेंट्स इन इंडिया? कौन सी अथॉरिटी ऐसी है जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करती है? ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, या फिर बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, या फिर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं किस लिए? इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनआरसी, जिसको हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन भी बोलते हैं, वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन। ये कहाँ पे पहले इम्प्लीमेंट किया एनआरसी? ऑप्शन ए असम, बी वेस्ट बंगाल, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आसाम में सबसे पहले एनआरसी को इम्प्लीमेंट किया। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सूली इज नोन एज। जो प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सूली है उसको हम और क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन ए सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, या फिर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि सिटीजनशिप बाय बर्थ। जस्ट सूली मीन्स राइट ऑफ सॉइल। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट संगुइनस इज बेस्ड ऑन। जो प्रिंसिपल है जस्ट संगुइनस का, ये किसकी बेस्ड पे है? ऑप्शन ए प्लेस ऑफ बर्थ, ब्लड रिलेशनशिप, लेंथ ऑफ रेजिडेंस, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ब्लड रिलेशनशिप। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप। कौन सा आर्टिकल ऐसा है इंडियन सिटीजनशिप का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि सिंगल सिटीजनशिप को प्रोवाइड करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 5, आर्टिकल 11, आर्टिकल 13, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 5। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 was amended in 2003 to introduce। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का है उसको हमने अमेंड किया 2003 में, लेकिन क्या हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया अमेंड करके? ऑप्शन ए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ ए एंड बी। एक तो हमने इस पे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी इंट्रोड्यूस किया, दूसरा ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया था हमने, कब? 2003 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ द राइट टू कंटिन्यू एज सिटीजन। आर्टिकल 10 के मुताबिक किसके पास हक है कि वो एज अ सिटीजन कंटिन्यू कर सकता है, रह सकता है? ऑप्शन ए पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया, पर्सन इज रिजाइडिंग इन इंडिया, या फिर पर्सन इज रिकॉग्नाइज एज सिटीजन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पर्सन इज रिकॉग्नाइज एज सिटीजन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट। जिनको हम सिटीजनशिप रिकॉग्नाइज करेंगे उन्हीं को हम सिटीजनशिप मानेंगे। ये हमारा कौन बोलता है? आर्टिकल 10 बोलता है। ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू रेगुलेट सिटीजनशिप। कौन सा एक आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करता है, ये बोलता है कि जो पार्लियामेंट है इसके पास अथॉरिटी है कि वो सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 5, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 या फिर आर्टिकल 11। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि आर्टिकल 11। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डुअल सिटीजनशिप। कौन सा एक आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डुअल सिटीजनशिप को प्रोहिबिट करता है। ऑप्शन आर्टिकल 5, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 या फिर आर्टिकल 12। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 9। आर्टिकल 12 तो इसमें है ही नहीं है सिटीजनशिप में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। आर्टिकल जो 6 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके साथ डील करता है। सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स रिजाइडिंग इन इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन या फिर सिटीजनशिप ऑफ फॉरेनर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, उन लोगों के लिए सिटीजनशिप जो कि पाकिस्तान से इंडिया में आए। तो आर्टिकल 6 इन्हीं को लेकर डील करता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अंडर आर्टिकल 7 अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर March 1, 1947 but returned to India later could be come a citizen if। कोई बंदा है, ठीक है, वो चला गया पाकिस्तान में, ठीक है, और आफ्टर मार्च 1947 के वो आ गया इंडिया में, ठीक है, रिटर्न वापस हो गया इंडिया में। क्या वो सिटीज़न बन सकता है? अगर बन सकता है तो कैसे? इफ़ दे वर बॉर्न इन इंडिया, अगर वो इंडिया में उसका जन्म हुआ है, they had been registered as a citizen of India, they were residing in India for 10 years या फिर none of the above। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि दे हैड बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो उनको सिटीजन एज अ रजिस्टर करना पड़ेगा इंडियन सिटीज़न। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल डील्स with the right of person who voluntarily acquire citizenship of a foreign state। तो कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डील करता है किसी पर्सन के राइट का जो कि वॉलंटियरली किसी और फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को जब वो अक्वायर कर लेता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 8 या फिर आर्टिकल 9। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि आर्टिकल 9। ठीक है। अगर कोई बंदा वॉलंटियरली क्या करेगा, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को अक्वायर कर लेगा, फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को अक्वायर कर लेगा, तो वो फिर इंडियन का सिटीज़न नहीं रहता, हमारी जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगरचे लैंग्वेज सिंपल है, लेकिन यही लैंग्वेज एग्ज़ाम में जाके कम्प्लेक्स बन जाती है। ठीक है। तो जहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, और जहाँ पे फैक्चुअल डाटा है तो वो तो सीधा ही बताना पड़ेगा। जैसे कि आर्टिकल 9 है, इसके बारे में यहाँ पे है तो मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है। कहीं पे सीधा फैक्चुअल पूछ लेता है तो वहाँ पे यही बताना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 81 से 100 तक जाएंगे। नाउ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस।